हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। अब उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ऊपर देखिए उसकी जो हेडलाइन है वो क्या लिखी हुई है। वहाँ साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट। और इसका मतलब अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे डिटरमिनेंट, राइट हैंड साइड पे डिटरमिनेंट। तो आप भले ही लेफ्ट वाला डिटरमिनेंट से राइट वाला डिटरमिनेंट प्रूव कर दें या राइट वाले से लेफ्ट वाला कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसा मत करना कि आपने लेफ्ट हैंड को एक्सपेंड कर दिया, फिर राइट हैंड को एक्सपेंड कर दिया और आपने आंसर ले आए और आप सोच रहे हैं कि नंबर मिल जाएंगे। एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये भी नहीं होगा कि आधा नंबर भी मिल जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट है प्रूफ करने को विदाउट एक्सपेंडिंग, तो इसका मतलब है आपको यहाँ अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब भले ही चाहे आप लेफ्ट से राइट वाला प्रूफ करें या राइट से लेफ्ट वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मत करना कि एक्सपेंड कर दिया डायरेक्ट। समझ आ गई बात? एक्सपेंड तो करना ही नहीं है। अब हम फिर करें क्या? तो देखिए, ये एक एग्जाम्पल और है जिसमें हम अपनी तरफ से ABC का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन अब सवाल वही है कि जिस रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करने से हमें फायदा होगा उसी में मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जरा देखिए। ए का मल्टीप्लाई, इसे 1/ABC तो यही रख लो। ए का मल्टीप्लाई पहली रो में, बी का मल्टीप्लाई दूसरी में और सी का इधर। ठीक है, यहां लिख भी देंगे R1 इक्वल टू AR1, R2 इक्वल टू BR2 एंड R3 इक्वल टू CR3। ये लिखिए। अब टेकिंग ABC फ्रॉम C3 से ABC कॉमन निकाल लेंगे। ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1 कैंसिल हो गया, बच गया ये आपके पास। लेकिन दैट इज नॉट आंसर। तो अब मैंने आपको जो प्रॉपर्टी एक बताई थी कि अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव रो या दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलम को आपस में चेंज करें तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, और मैंने ये भी बोला था कि आप डायरेक्ट इसको इससे चेंज नहीं कर सकते और इस रो को इस रो से चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर इसको यहाँ पे लाना ही है तो इन दोनों को आपस में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, यहाँ लिखना पड़ेगा C2 इंटरचेंज C3। ठीक, तो एक माइनस साइन लगेगा। ABC एज इट इज 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, बट अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और चेंज करेंगे तो C1 इंटरचेंज C2, एक और माइनस आएगा, इसे प्लस कर देगा। 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना भी था। तो आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। बस ये नहीं कर सकते कि लेफ्ट हैंड डिटरमिनेंट निकाला, राइट हैंड डिटरमिनेंट निकाला, दोनों आपस में बराबर कर दिए, वो गलत होगा, चाहे आपने कोई ऑपरेशन लगाया हो। तो अगर आपसे बोला हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू अनदर डिटरमिनेंट, तो आपको यही मेथड इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। नोट कर लीजिए। 37 पे आइए फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए 37 जो है वो लेफ्ट से सॉल्व नहीं होगा, हमें उसका राइट उठाना पड़ेगा। 1 1 1 BC CA AB B प्लस C प्लस A प्लस, ये उठाना पड़ेगा। और इसके बाद हमें लेफ्ट वाला प्रूफ करना है। ये लेफ्ट से तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा और राइट से हो जाएगा। तो मैंने अभी बोला कि आप लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, बट ये ध्यान रखें डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट होना चाहिए। तो अब हमें कुछ ऐसा यहाँ पे करना है तो कंडीशन हमारी बन जाए, और कैसे बनेगी उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। C3 इक्वल टू C3 माइनस A प्लस B प्लस C1। क्लियर है? यहाँ पे C3 माइनस A प्लस B प्लस C1 ये कर दीजिएगा। क्या होगा इसमें? देखिए 1 1 1 BC CA और AB चेंज नहीं होंगे, पे होगा। यहाँ रखा B प्लस C, यहाँ पे रखा 1, तो ये B प्लस C कट जाएगा, माइनस का A बचेगा, माइनस का B माइनस का C। क्लियर है? अब एक माइनस भाग ले लो, माइनस भाग ले 1 1 1 BC CA AB ABC, ABC का मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 1 1 1 BC CA AB ABC। क्लियर है?
अब वही तरीका जो पिछले वाले में किया था, ए का मल्टीप्लाई पहली रो में, दूसरी में, तीसरी में। तो R1 इक्वल टू AR1, R2 इक्वल टू BR2 और R3 इक्वल टू CR3। ये इसमें कर देंगे माइनस का 1/, ABC यहाँ आ जाएगा A, ABC A स्क्वायर, B ABC B स्क्वायर, C ABC C स्क्वायर। यहाँ से ABC कॉमन, तो अपॉन में ABC, यहाँ पे ABC 1 1 1, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कैंसिल, C1 इंटरचेंज C2। तो एक माइनस पहले था, एक और आ गया, अगर कॉलम चेंज करने की वजह से तो प्लस हो गया, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड 2। और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी शीट वगैरह में आपको क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे, तो टेंशन मत लो, क्या प्रैक्टिस तो आपको बहुत करनी है। फिलहाल ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और रिवीजन बहुत जरूरी है। तो जो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ उनके रिवीजन जरूर करें, ठीक है। और रिवीजन करने, जब रिवीजन करें ना, तो मेरा वाला सॉल्यूशन मत देख के अपना सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करिए, अपना दिमाग दौड़ाइए और उसके हिसाब से काम करिए, तो आंसर आएंगे और आपको समझ में भी आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि शो दैट x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसमें 2 रख दें LHS में और RHS और बराबर में 0 ले आए तो भी सही है, या फिर इस 0 को लेके चले, सॉल्व करें और फिर उसके बाद x बराबर 2 रूट प्रूफ करें। जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में शो दैट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी कंसीडर। सबसे अच्छा तरीका जब शो दैट का है तो ऐसे करिए, LHS उठाइए, x 2 -3 -6 -3x 2x -1 x -3 और 2 प्लस x। सबसे पहले जहां शो दैट है वहां ये काम करना है। ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में जो अब आने वाले क्वेश्चन है उनमें हर एक में नहीं काम करना। अगर रूट निकालने को बोला हुआ है तो अलग बात है, अलग तरीके से होगा। इसमें पुट x इक्वल टू 2, इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, 2 2 -3 -6 -6 4 -1 -1 और 4, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने एक माइनस का 2 कॉमन निकाल लिया बाहर, 2 2 -3। जब यहाँ से माइनस का 2 आएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ माइनस का 2 -1 और 4। क्लियर है? अब इसमें रो आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो क्योंकि शो करना है, और क्वेश्चन में बोला भी नहीं गया विदाउट एक्सपेंडिंग, और या फिर आप कोई ऑपरेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो जैसे मर्जी हो वैसे करें, लेकिन करें नहीं करें, इस बात का अच्छे ध्यान रखें। ठीक, और 0 जितने ज़्यादा बना लो उतना बढ़िया। तो क्या करना है देखते हैं। C1 इक्वल टू C1 प्लस 2C, ये ऑपरेशन लगाएंगे हम यहाँ। देखिए यहाँ रखा 2, यहाँ रखा -1 0, यहाँ रखा 2, यहाँ रखा -1 0, यहाँ रखा -3, यहाँ हो गया 8 बचा 5, 3 3 -2 -1 4। अब देखिए 2 0 बन चुके हैं। अब आप अगर 2 0 3 0 1 0 और बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -2 ब्रैकेट पहला 0 -3 बन गया, देखो इसे बंद करो, इसे बंद करो, ये 0, ये माइनस प्लस का 5, फिर -1 ब्रैकेट बंद करो, 0 -15 -2, ये हो गया 15, ये हो गया +15, कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 0। इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि x इक्वल टू 2 जो है वो आपके जो डिटरमिनेंट दिया गया था उसका एक रूट है। तो जो शो दैट वाले क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है, इस टाइप के शो दैट होंगे वो इस तरीके से किए जाएंगे। नोट करो फटाफट। अब देखिए 39 से लेकर 44 तक जो क्वेश्चन है ना सॉल्व लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व लिखा होता था तो हम प्रूव नहीं करते थे, x की वैल्यू निकालते थे। उसी तरीके से यहाँ भी अगर सॉल्व लिखा हुआ है तो आप प्रूव नहीं करना है, वैल्यू निकालनी है। समझ गए ना? ध्यान रखना, क्योंकि मैं बताता हूँ बट लोग भूल जाते हैं। 1x x3 1b b3 1c c3। अब पुराना जो भी आपका ज्ञान है वो यहाँ लगेगा, और वो ज्ञान है क्या? वो क्वेश्चन में ये था कि आपके पास 3-4 मेथड थे, ठीक है, तो उसमें चौथा मेथड तो जब चल रहा है
ठीक है। जिस चौथे मेथड में आपको सॉल्व निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन बाकी जो 3 मेथड थे वो यहाँ कोई भी चौथे में मिक्स होके लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 1 दिए हुए हैं तो 0 बना, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, 1x x क्यूब 0, b माइनस x b क्यूब माइनस x क्यूब 0, c माइनस x c क्यूब माइनस x क्यूब इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो b माइनस एक्स कॉमन, c माइनस एक्स कॉमन, 1x x क्यूब 0 1, यहाँ b माइनस एक्स चला गया तो b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे 0 1 c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी एक्स इक्वल टू 0। एक 0 यहाँ भी बन जाएगा, चाहो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो। R3 इक्वल टू R3 माइनस R2, b माइनस एक्स c माइनस एक्स 1x x क्यूब 0 1 b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 0 0। अब देखिए इसमें से माइनस किया तो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स में से बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साइड, सी माइनस बी एक्स कॉमन, सी माइनस बी कॉमन, सी प्लस बी प्लस एक्स ये बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सी माइनस बी सी प्लस बी प्लस एक्स, ठीक ये बन गया आपके पास। क्लियर है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने 1 की वजह से तो 0 होने चाहिए, ठीक है। तो जो पीछे के मेथड आप करके आए हो उन्हीं का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसका ध्यान रखेंगे कि अब सॉल्व में वो सारे मेथड लग सकते हैं जो पीछे आपने पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पे c माइनस बी और ये कॉमन जा रहा है, कॉमन ले जाओ, b माइनस एक्स c माइनस एक्स c माइनस बी c प्लस बी प्लस एक्स, डिटर्मिनेंट 1x x क्यूब 0 1 b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 0 1 1, सॉरी 0 0 1। एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करेंगे तो केवल एक ही खुलेगा, इसे बंद करो इसे बंद करो, 1 माइनस 0, बाकी के सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि अगर इसे बंद करोगे तो 0, इसे बंद करोगे तो भी 0, ठीक सामने 0। अब देखिए c माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर c माइनस बी 0 हुआ तो c और b बराबर हो जाएंगे और c और b बराबर हो गए तो ये दोनों रो एक जैसी हो जाएंगी और ये डिटरमिनेंट ही 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, समझ आ गई बात। तो इसलिए वो तो हो नहीं सकता, तो देन क्या हो सकता है, b माइनस एक्स इक्वल टू 0 मतलब x बराबर b, c माइनस एक्स इक्वल टू 0 मतलब x बराबर c, एंड c प्लस b प्लस x बराबर 0 मतलब x इक्वल टू माइनस का b प्लस c। 3 रूट होंगे इसके, तो ये 3 रूट आपके सामने हैं। यही सॉल्यूशन में पूछा गया था कि सॉल्व करके रूट निकालिए, सॉल्व का मतलब ही होता है रूट निकालिए। दे आर द रूट, मतलब ये आप सेटिस्फाई करवाएंगे तो डिटरमिनेंट के इक्वल में 0 आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40, अब देखिए 40 कैसे होगा। 40 में आपको बोला गया है x प्लस ए बी और सी, यहाँ पे a x प्लस बी और c, यहाँ पे b, यहाँ पे b और यहाँ x प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे b नहीं a होगा, चेक सही कर लेना इसको, क्वेश्चन को b नहीं यहाँ पे दिया गया है, b तरह दिया हुआ है, आपको यहाँ पे a करना है, a होना चाहिए यहाँ, ठीक है। अब देखिए फिर वही g1 तो है नहीं तो 0 बना पाओगे, तो ऐसा करो कि कॉमन आए कुछ, जैसे हमने c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 किया तो यहाँ आया x a प्लस b प्लस c, फिर यहाँ भी आया x a प्लस b प्लस c, और यहाँ भी आया x a प्लस b प्लस c, यहाँ पे b और c, x प्लस b और c, b और x प्लस c इक्वल टू 0। कॉमन आ गया, x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन, बचा 1 1 1, b c x प्लस b c b x प्लस c इक्वल टू 0। बन गए 1, r2 माइनस r1 एंड r3 इक्वल टू r3 माइनस r1, ये कर दिया। x प्लस a प्लस b प्लस c, 1 b और c 0, x 0 0 0 और x बराबर 0। देखिए 2 x कॉमन आ रहे हैं तो x स्क्वायर x प्लस a प्लस b प्लस c बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 1 b और c 0 1 0 0 0
1 एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी 1 1 माइनस 0, बाकी के तीनों दोनों 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर या तो 0 तो एक्स बराबर 0, फिर या फिर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। तो इसके दो रूल निकलेंगे, वो आपके सामने हैं। हाँ तो चेक कर लीजिए, मैच कर जाएगा, नोट करिए फटाफट। देखिए अब जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, 42 एंड 43, इनमें 41, 42, 43 में रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड करके देखो, एक जैसा बनना चाहिए, वो कॉमन आ जाएगा जो एक जैसा बनेगा और 1 1 1 बन जाएगा। दो जीरो बनाओ देन एक्सपेंड। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 है, इसे आप रो वाइज ऐड करें या कॉलम वाइज, दोनों से ही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे तीनों को ऐड किया तो 3 और 3 6 हो गया और 8 में से 6 गया तो 2 बचा, तो 3x माइनस 2, दूसरे में भी 3x माइनस 2 और तीसरे में भी 3x माइनस 2, वो 3x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, बनेंगे 3 1, 2 1 बना देंगे 0 और उनको कर देंगे एक्सपेंड। सिमिलरली 42 में क्या है, कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो अलग अलग आएंगे, लेकिन रो वाइज ऐड करेंगे या सॉरी रो वाइज ऐड करेंगे तो अलग अलग आएंगे, कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो सही आएगा। जैसे आपने कॉलम वाइज ऐड किया तो x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 5 3 8 और 1 9, x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9, और वो कॉमन आ जाएगा 1 1 1 बनेगा और 1 1 1 में से 2 1 को 0 बना लिया जाएगा और 0 बनाने के बाद एक्सपेंड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 43 है, ऐसा ही 43 भी है, तो वो आपको करना है। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब 44, x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x और x प्लस 2। आपको सबसे ज्यादा सॉल्व की क्वेश्चन की करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, क्योंकि ये क्वेश्चन में आंसर नहीं पता होता, जबकि पीछे जो क्वेश्चन किए थे उनमें आंसर पता थे, राइट हैंड साइड में दिए थे, प्रूव करना मालूम, तो इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहूंगा कि आप पुराने वाले को प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन अभी तक मैंने किए या आप जो करेंगे वो एक जैसे क्वेश्चन थे, लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन आया ये मैं होमवर्क दे सकता था बट आपको दे नहीं रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिक लगने वाली है ना, यहाँ पे कोई लॉजिक कराना नहीं लगेगा। तो जब कोई लॉजिक ना लगे तो कुछ भी करने से फायदा हो सकता है, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको। जैसे r1 इक्वल टू r1 माइनस r2 x माइनस 2, इसमें से इसे माइनस किया तो 3x माइनस 6, इसमें से इसे माइनस किया तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एक्स बराबर 0, 2 माइनस 3 माइनस 3x 2x x माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं माइनस करने के बाद। ठीक है, अब देखिए x माइनस 2 मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ बचा 1 2 माइनस 3, यहाँ बचा 3 कॉमन ले लिया था, 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बाहर चला गया, माइनस का 3x 2x, यहाँ से माइनस का 1 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे नंबर बन गए, तो अब आपको ये करना क्या है, अब आप 2 जीरो या 3 जीरो बना दो, जैसे ही बन जाएंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए C1 इक्वल टू C1 प्लस C3, या तो ये कर लो या ऐसे भी कर सकते हो, C2 इक्वल टू C2 माइनस 3C1 एंड C3 इक्वल टू C3 प्लस C1, x माइनस 2 1 2 माइनस 3, चेंजेस इसमें होंगे। देखिए यहाँ रखा 3, यहाँ रखा 1 0, यहाँ रखा माइनस का 3x और यहाँ रखा 2, तो ये हो गया माइनस का 6, तो माइनस का 3 कॉमन x प्लस 2, फिर यहाँ रखा 2x और यहाँ रखा माइनस का 3 तो प्लस का 9, तो 2x प्लस 9 दो बन गए। अब आ जाए इन दोनों को ऐड करना है तो 0, इन दोनों को ऐड किया x माइनस 1, इन दोनों को ऐड किया x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना ये कि तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लीजिए। जैसे x माइनस 2 ये था, एक x माइनस 1 और कॉमन आ गया, वो यहाँ से आया। ठीक, तो 1 2 माइनस 3 0 माइनस 3 x प्लस 2, यहाँ पे 2x प्लस 9, यहाँ पे 0 1 है 1 इक्वल टू 0। अब आप और 0 बनाना चाहते हैं और 0 बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंड करना चाहते हैं एक्सपेंड कर दीजिए। x माइनस 2 x माइनस 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट, इसे बंद करो ऐसा बंद करो, इसका इसमें माइनस का 3x माइनस का 6, इसमें माइनस का 2x माइनस का 9, बाकी के दोनों 0 क्योंकि उनके कोफिशिएंट 0 है। x माइनस 2 x माइनस 1 ये हो गया माइनस का 5x, ये हो गया 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब x बराबर 2 और x माइनस 1 बराबर 0 मतलब x बराबर 1 और
माइनस का 5x माइनस 15 बराबर 0, x बराबर माइनस का 3। तो ये रहे आपके तीनों आंसर जो इस डिटर्मिनेंट से आ सकते थे, वो आपके सामने हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो मेथड आपको पीछे बताए गए हैं, ज्यादातर केसेस में, बल्कि ज्यादातर क्या 99% केसेस में जो आपको आंसर्स देंगे वो वही मेथड देंगे। बस करना ये होगा कि उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। और 45 वाला क्वेश्चन कट कर दीजिए, क्योंकि वो 27 है जो क्वेश्चन आप कर चुके हो। 27, 45 सेम है, छाप दिए हैं एक ही जैसे। किताब को थोड़ा मोटा करने के लिए उन्हें 2 बार छाप दिया गया है, तो 45 कट कर लीजिए, नहीं तो आप खुद करके देखिएगा, क्योंकि 27 में करवा चुका हूँ। ठीक है, अब आप नोट करिए और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। करिए नोट फटाफट। अब देखिए अगली एक्सरसाइज जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए यहां से वैसे तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, लेकिन आएगा नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक नहीं आया है, बट अब आ सकता है। और शॉर्ट टाइप तो आ ही सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या आएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में पहली हेडिंग आप डालेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान देना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बुक में तो क्या सरल से हैं, इजी है बहुत ज्यादा, तो लेकिन मैं जो उसमें दूंगा शीट में वो थोड़े से टफ होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है भाई? देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है कोई भी ABC, और ये ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है 10th में, ये वही फॉर्मूला है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बनेगा वो बनेगा 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक, या फिर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। क्लियर है? और जो 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो ये वाला है 1/2, इसे खोल लो। ठीक, तो x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये आपने पढ़ा हुआ है, बट ये आप यूज नहीं कर सकते, आपको यूज यही करना है। समझ गए ना? क्योंकि अगर आपने यूज कर लिया तो एग्जाम में काट के 0 दे देगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट चाहता है। तो डिटर्मिनेंट मतलब ये तो मैंने आपको जानने के लिए बता दिया कि 10th में ये फॉर्मूला जो यूज करते थे वो इसी से बना था। ठीक है, तो दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये बात जरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अब वेक्टर और 3D में भी पूछी जाएगी, और लास्ट ईयर भी स्ट्रेट लाइन में पूछी गई थी आपसे। तो द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या क्या है? ये बोल रहा है कि एक लाइन में 3 पॉइंट होने चाहिए। ये कैसे प्रूफ करोगे? ठीक, ये है 3 पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2, सॉरी z नहीं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट है। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है तो ट्राइंगल बनेगा। मतलब A और C 2 पॉइंट है और B जरा सा भी ऊपर उठ जाए तो भी ट्राइंगल फॉर्म कर देगा। समझ आ रही बात? ले हमसे क्या कहा गया है? कोलिनियर। इसका मतलब लॉजिक ये मैं समझा कर रहा हूँ, क्योंकि यही लॉजिक हम पकड़ेंगे। तो देन अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हो तो आपको दिखाना ये होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो और आंसर 0 आना चाहिए। 0 आ गया मतलब दे आर कोलिनियर, क्योंकि उनका एरिया 0 हो जाएगा। और एरिया तभी 0 हो सकता है जब 3 लाइन से बाउंड कोई एरिया हो ही ना, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, तभी ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि आप कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जब ट्राइंगल फॉर्म्ड नहीं होगा तो फिर एरिया निकलेगा कहाँ से? इस वजह से एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 दिखाते ही आप कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। क्लियर है? नोट करिए और एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज 6C, पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं, जरा ध्यान देना। 6C पहला क्वेश्चन बोला हुआ है ट्राइंगल का एरिया निकालो। जैसा मैंने 5th पार्ट पकड़ा, P इक्वल टू है 1,1, Q इक्वल टू है 2 7 और R इक्वल टू है 10 और 8। मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1।
ठीक, फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्योंकि फॉर्मूले 1 नंबर मिल जाता है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है या 6 नंबर का क्वेश्चन है तो फॉर्मूले पे 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 10, यहाँ पे 1 7 8 1 1 1। अब इसे आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं और रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन जो लगा के जो जीरो बना के भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जो सरल पड़े पड़ो। जैसे मैंने किया C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 इक्वल टू C3 माइनस C1, तो 1/2 1 2 10 0 5, ये गया माइनस का 2 0 1 में से गया -1, ये गया माइनस का 9। एक्सपेंड कर दो, 1 ब्रैकेट बंद करो, ये हो गया माइनस का 45, ये हो गया 2 -0 + 0। क्लियर है? अब सॉल्व कर लीजिए, 1/2 ये हो गया माइनस का 47। अब आप एक चीज पे गौर फरमाइए और ध्यान से, ठीक है, और वो ये है कि जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है तो वैसे तो ये ऑटोमेटिकली मतलब दिमाग में होना ही चाहिए कि एरिया नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो एरिया नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसको मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड में लेके चलो। ठीक है, तो हम क्या करें, और ये डिटरमिनेंट का साइन है, तो देखिए जो एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है उसको ऑटोमेटिकली मॉड होता है। ठीक है, उसमें बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि फिर होता है कंफ्यूजन। अगर मैं यहाँ मॉड लगा दूंगा तो आप कहेंगे ये 2 डिटरमिनेंट ऐसे, तो वो 2 डिटरमिनेंट नहीं होते हैं, वो मॉड है लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपके जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है दैट इज कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आया माइनस का 23.5, तो आप यहाँ लिखेंगे बट एरिया इज नॉट नेगेटिव, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 23.5 यूनिट्स। समझ आ गया? अब या तो आप ये कर दीजिए और या तो फिर आप यहाँ पे मॉड लेके चलें, दैट इज कॉल्ड मॉड। ठीक, एग्जामिनर को भी आप लिख के बता सकते हैं जिससे उसे भी कंफ्यूजन ना हो, ये मॉड है। ठीक, मॉड लगा हुआ है और मॉड लगाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यूनिट्स सीधा आंसर आ जाएगा, तो ये लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो जो एरिया का फॉर्मूला है लिखा हुआ है आपने वो सही लिखा हुआ है, बट उसमें ऑटोमेटिकली एक मॉड जनरेट हो जाएगा अगर एरिया नेगेटिव आ रहा होगा। समझ आ गई बात? क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो अब या तो आप ये वाली बात लिख लीजिए तो भी सही है, और या तो फिर आप सीधा मॉड लगा के चलिए तो एग्जाम में पता चल जाएगा कि एरिया नेगेटिव नहीं है इसलिए आपने मॉड ले लिया, और अंदर वाला डिटरमिनेंट है, बाहर वाला मॉड है। चाहो तो एग्जामिनर को लिख के भी बता सकते हो जैसे मैंने मॉड लिख दिया है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी के 4 पार्ट आप करेंगे सेकंड से आगे। इसमें कोलिनियर कहा गया है सेकंड में, तो देखिए जरा बता देता हूं मैं आपको। सेकंड का थर्ड पार्ट करके दिखा दे रहा हूं, आप देख लें जरा। P है -25 x1 y1, Q है -6 7 x2 y2, और R है -5 4 इज x3 y3। आपसे बोला गया है कि दे आर कोलिनियर, ये प्रूफ करिए। ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। मैंने अभी क्या बताया था, निकालना आपको एरिया ही है। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक, रखो वैल्यू 1/2 -2 -6 -5 5 -7 -4 1 1 1। अब यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं आप कि आप 2 जीरो बना एक्सपेंड कर रहे हैं या तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, मर्जी है आपकी। 1/2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद करो, माइनस का 7 प्लस का 4 माइनस का 5 बंद करो, -6 + 5 + 1 बंद करो, ये हो गया 24 - 35। सॉल्व कर लो, 1/2 माइनस का 2, ये हो गया ये माइनस का 3 और ये हो गया प्लस का 6, माइनस का 1 प्लस का 5 और यहाँ माइनस का आपके पास बच जाएगा 11। ठीक, ये देखिए 1/2 11 - 11 कैंसिल हो गया, आंसर 0। सो PQR आर कोलिनियर, क्योंकि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा इसका मतलब है कोई एरिया ट्राइंगल का बना ही नहीं, और एरिया तभी नहीं बनेगा किसी ट्राइंगल का जब ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब है जब ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो मीन्स ट्राइंगल ना बन के वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, क्योंकि ट्राइंगल तभी फॉर्म नहीं होता जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं। समझ आ गई बात? नोट कर लीजिए और इसके बाकी के 2 पार्ट आप करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 3 है, इसमें बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अब इसमें आप 0 दिखाएंगे नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 लेके चलेंगे
और के सॉल्व कर लेंगे एक्सपेंड करके, तो के की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ सेम क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। आप आइए सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब इसमें क्या ऐसी खास बात है जो मैं करवा रहा हूं, तो जरा देखिए। एक ए है 2, -6, एक बी है 5, 4 और एक सी है K, 4 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर दिया हुआ है 35। अब देखिए इसमें और पिछले जो अभी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं जिसका कोलिनियर काटा, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस आपको अभी दिख जाएगा, और वो क्या है जरा ध्यान दें। मैं लगाऊंगा एक मॉड 1/2, यहाँ आ जाएगा 2, 5K, यहाँ आ जाएगा -6, 4 और 4 और 1, 1, 1। जहां पर भी आपको K दिया गया हो वहां आप मॉड जरूर लगाएंगे। समझ आ गई बात? ये का मतलब है जहां पे तीनों पॉइंट ना देके K की वैल्यू निकलवाई गई है वहां पे आप मॉड जरूर लगाएंगे, क्योंकि उसका रीजन है। अब ये रीजन दिखाते हैं आपको। 1/2 इधर भेज दो, ठीक है, और इसे एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड करेंगे तो पहला आएगा 2, बंद किया 4 - 4 -+6 बंद करो 5 - K, फिर 1 बंद करो, ये हो गया 20 - 40 और मॉड बराबर यहाँ हो गया 70। तो उधर ले गए, सॉल्व किया तो 0 ही हो गया। ये हो गया आपके पास 30 - 6K + 20 - 4K मॉड बराबर 70। सॉल्व किया तो ये आया आपके पास 50 - 10K और बराबर में 70। दैट इज योर मॉड। अब ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये मॉड। अब मॉड को लगाना था, तो जरा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ कोलिनियर होता तो यहाँ आता 0, तो जब मॉड हटेगा, तो ये बात पहले ही बता चुका हूं, तो यहाँ ± आएगा। अब 0 पे प्लस और माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे 70 है तो ये एक नंबर है। अब जरा देखिए मॉड के अंदर की वैल्यू में आप K तो जानते नहीं क्या होगा, समझ आ गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि K पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, क्योंकि मॉड के अंदर है। इसीलिए यहाँ पे केस बनेंगे 2। 50 - 10K = +70, तो यहां से 10K बराबर -20, 70 इधर ले आएंगे तो K बराबर -2। सेकेंड पॉइंट 50 - 10K बराबर -70, तो 10K बराबर 120, क्योंकि 70 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और यहां से K की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो यहाँ K के 2 आंसर आएंगे। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है मेरी बात को, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप K बराबर -2 आपका जो डिटरमिनेंट बना है उसमें रख के देखिए, तो भी 35 आना चाहिए, मतलब जो वो एरिया आ रहा है। और जब आप 12 रखेंगे तो भी 35 ही आएगा, समझ आ गई बात। इसीलिए यहाँ आंसर 2 निकलेंगे, और ये गलती मत करना कि आप ± लो ही नहीं। हाँ कोलिनियर है अगर तो बराबर में 0 होगा, 0 होगा तो 0 पे कोई ± का फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए वहां पे आप मॉड लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता। या जब आप एरिया निकाल रहे होते हैं तब भी आप एक वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एरिया, और ये बात बिल्कुल सही है, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, तो सही बात है, एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ एरिया नेगेटिव कहाँ है, यहाँ तो K की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये K कोई एरिया थोड़ा ना दे रहा है, समझिए ना। लेकिन यहाँ K की 2 वैल्यू इस्तेमाल होंगी, जिनमें से दोनों की दोनों एरिया आपको 35 ला के ही देंगे, इस वजह से। और ये याद रखिएगा कि जब भी आपके साथ कहा गया हो तो आपको यही काम करना होगा, समझ आएगा। अब आप इसमें क्वेश्चन टिक कर लीजिए, जो मैं होमवर्क दूंगा और इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क लगा लीजिए, 7 आपको करना है, क्लियर है। इसमें भी सेम क्वेश्चन K की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैसे तो 8 भी बहुत हलवा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट में लास्ट ईयर आप कर चुके हैं, बट मुझे कराना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों ने किसी झंड टीचर से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और मुझे इसमें बोलने में कोई बुराई लगती नहीं है, आप इससे कहना चाहे कह सकते हैं, मतलब मुझे कोई डर भी नहीं लगता। और बहुत से लोगों ने सेल्फ स्टडी की है, सेल्फ स्टडी तो आप लोग जानते हैं कैसी होती है, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ ही हो रही है, तो इसीलिए कुछ कर नहीं सकते अपन, इसलिए मुझे कराना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर आएंगे जिनमें आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि आप लास्ट ईयर या तो पढ़े ही नहीं और या तो किसी टोपा टीचर से पढ़ लिए, तो उसमें आपकी एसएससी मांगती। ये बोला है 3 पॉइंट कोलिनियर है, प्रूफ करिए x/1 + 1/b = 1, ठीक, नॉट अ बिग डील। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 0 सिंस ABC आर कोलिनियर, ठीक, लिखना पड़ेगा। क्या हुआ 1/2, यहाँ पे आया A01, यहाँ पे आया 0B1, 1, 1, 1 = 0, ये तो 0 में चला गया, एक्सपेंड कर दिया, बंद करो इसे
b माइनस 1 0, फिर 1 करो से 0 माइनस बी इक्वल टू 0, ए बी माइनस बी इक्वल टू 0, ए प्लस बी बराबर ए बी का डिवाइड कर दिया दोनों में अलग अलग, तो यहाँ ए से ए, यहाँ बी से बी, आंसर 1/a प्लस 1/b बराबर 1, हैंस प्रूफ। समझ आ गई बात? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कर लीजिए नोट फटाफट। देखिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, काम कुछ ज़्यादा है भी नहीं, आज निपटा लीजिए। कल शुरू होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब अब मैट्रिक्स वापस से आ रही है, कमिंग बैक, और इसलिए ध्यान रखिए अब जो 2 चैप्टर आपके हैं वो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के मिक्सचर होंगे। तो एडजॉइंट कल शुरू होगा और एडजॉइंट के ऊपर होंगे क्वेश्चन, तो कल होगा होमवर्क बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना, क्योंकि एडजॉइंट में क्वेश्चन केवल एक समझाना है, बाकी के आपको करने हैं। उसके अलावा कोई चीज़ होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें उस एडजॉइंट का यूज़ होगा, ठीक है। और अब आप एक नई तरीके से इन्वर्स निकालना सीखेंगे। अभी तक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सीखा था और अब आप एडजॉइंट से इन्वर्स निकालेंगे। तो इसलिए आज का लेक्चर में मैं एडजॉइंट नहीं डाल रहा, कल जो लेक्चर आएगा उसमें एडजॉइंट शुरू होगा और परसों एडजॉइंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि होमवर्क होगा तगड़ा, ठीक है। संडे आपको एक दिन बीच में दे दिया जाएगा और मंडे से मैं ऑफलाइन क्लास भी शुरू कर दूंगा। तो आपको जब ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो वही चलेगा जो ऑनलाइन में चल रहा था या जहाँ पे ऑनलाइन खत्म हो रहा होगा। तो जो ऑफलाइन आ सकते हैं वो ऑफलाइन आ जाएंगे, जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन, उनके लिए दोनों के लिए अभी फिलहाल क्लासेस रहेंगी, ठीक है। जब 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे तब मैं सबको ऑफलाइन बुलाऊंगा और सबको ऑफलाइन आना भी है, क्लियर है। तो इसीलिए याद रखिए अभी आप फिलहाल ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ें पूरा, क्लियर है। और इस जून के एंड तक मैं डिटर्मिनेंट का शीट तक निपटाना चाहता हूँ पूरा का पूरा, जिससे कि 1 जुलाई से कंटिन्यूटी शुरू हो सके। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, ये पूरा टॉपिक लगभग 1.5 महीने का है, तो 1.5 महीना पूरा खाएगा। मतलब आप 1 जुलाई से शुरू करेंगे तो ये 15-16 अगस्त के आसपास खत्म होगा जाके, क्योंकि अगर लगातार क्लासेस चलती रहेंगी तो, और आप लगातार करते रहेंगे तो, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में कोई भी गैप नहीं होगा अब, और ना ही ऑनलाइन क्लासेस में कोशिश करूंगा कि गैप ना हो, समझ गए ना। जो आपको अभी संडे और ये सब मिल जाता था टाइम कि कर लो अपना कंप्लीट, वो सब ऑफलाइन में नहीं होता, वो ऑनलाइन में सुविधा है, ऑफलाइन में नहीं हो पाता है, समझ गए ना। तो इसीलिए छुट्टी उट्टी तो मानना मत, ये ध्यान रखना, क्लियर है। बाकी कल के लिए वेट करिए, आज का होमवर्क आज खत्म करिए, थोड़ा सा होमवर्क है, छोटा सा लेक्चर है, तो आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए बाय।